नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है तत्सम, यहाँ पर आपको बताना है उबटन शब्द का तत्सम रूप है। क्या होगा इनमें से? उदरतन अगर आपने सोचा दोस्तों, आप बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदरतन होगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। इस तरह से होगा, ना कि यहाँ पर दो के ऊपर रो लगा होगा। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी कि तीन शुद्ध हैं और एक इनमें से क्या है? अशुद्ध है। पुष्पांजलि सही है, निरपराध, उज्जवल, भास्कर। आपको भास्कर ये वाला अशुद्ध लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों भास्कर यही सही है। बहुत से अभ्यर्थियों को इस तरह की भास्कर लिखने वाली आदत है, लेकिन दोस्तों ये वाला सही है भास्कर। उज्जवल दोस्तों दोनों जो आधे रहते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर है दोस्तों निरापराध। देखिए निरापराध है, कई बार होता है निरपराधी, निरपराधी वो भी गलत हो जाएगा, निरपराध होना चाहिए था, ना कि निरापराध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तनी से भी दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि तीन शुद्ध होंगे इसमें और एक क्या होगा? वो होगा दोस्तों अशुद्ध। देख लेते हैं। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया था। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। देखने से दोस्तों कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है ना? पहला वाला भी ठीक ही है, लगभग लगभग लगा अभी तक। आपने उसे टका सा जवाब दिया। या अगला है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। पहली बात दोस्तों ये गुरु में बड़ा वाला लगेगा, तो ये भी सही नहीं है। इसका सूत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये भी कुछ अटपटा सा है। इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई? बोली जैसे दी हुई यहाँ पर कन्नौजी, अवधी, ब्रज या बघेली। तो इसका सही उत्तर दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, और अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। तो रामचरितमानस अवधी बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मर्माहुत होगा या मर्माहत होगा? ये हित हुत ये वाला भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मर्माहुत, मर्माहित। अब यहाँ पर आपको वर्तनी शुद्ध पहचाननी है कि कौन सा इनमें से हो सकता है। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए मर्माहत। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सॉरी, हिंदी हम देख रहे हैं, इसके बाद उत्तराखंड, फिर जी के। अंत तक वीडियो को जरूर से देखिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से एक कर दीजिए। अगला प्रश्न है जिस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सलेश। जिस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, मतलब कि वर्णों की दोस्तों आवृत्ति होती है वहां पर, तो वहां पर होता है कौन सा? हमारा सलेश अलंकार। अगला प्रश्न है अर्थ छिपे रहते हैं वहां पर, वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास में होता है अर्थ, वहां पर अर्थ दोस्तों छिपे रहते हैं, मतलब कि इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, सलेश होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद। तो लिपि सुधार परिषद 28 नवंबर 1953। तो लिपि सुधार परिषद दोस्तों 1953 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो लिपि सुधार परिषद की बैठक है 1953 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1953 में दोस्तों कौन थे उपराष्ट्रपति? हमारे उस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बीबी गिरी ये सब बाद में है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रख लीजिएगा। लिपि सुधार परिषद 1953 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कामयनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामयनी दोस्तों क्या है? एक महाकाव्य है। कामयनी में दोस्तों 15 सर्ग हैं। कामयनी दोस्तों किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये भी आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद दोस्तों हमारे सिलेबस में भी है और ये भी आपको बिल्कुल याद रखना ही होगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला है लोकायतन किस कवि की रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, श्रीधर पाठक। दोस्तों ये दो तो हमारे सिलेबस में है नहीं। सुमिता नंदन पंत और महादेवी वर्मा।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोकायतन जो रचना है वो है सुमितानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हट गए, बाकी 2 बचे, तो सुमितानंदन पंत इसका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है लोकायतन। और लोकायतन महाकाव्य के लिए दोस्तों इनको सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला था, ज्ञानपीठ मिला था इनको हिंदी भाषा के लिए पहला 1968 में चिदम्बरा के लिए। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सुमितानंदन पंत। सुमितानंदन पंत का दोस्तों जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 को, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल, जबरदस्त क्वेश्चन है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, तो सकर्मक क्रिया इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो सकर्मक। अगला है, उत्तराखंड में सेंट्रल एनिमल रिसर्च हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कनिष्ठ सहायक में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर नैनीताल में है सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट सॉरी। अगला प्रश्न है, जामरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये दोस्तों नैनीताल में है, यानी कि हल्द्वानी में है, गौला नदी पर। तो जामरानी बांध दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध है कहाँ, मसूरी में, पुरोला उत्तरकाशी में, पौड़ी श्रीनगर पौड़ी में, लोहागढ़ चंपावत में। तो ये है दोस्तों मसूरी देहरादून में क्रीम रंग का भारी और सख्त चूना पत्थर के भंडार यहाँ उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब हुई। तो ये हुई दोस्तों कब, 4 अप्रैल 2001। और आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं उत्तराखंड वन विकास निगम, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। इससे पहले हम कई बार इस प्रश्न को भी देख चुके हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था। तो खनन नीति हमने देख ली है 4 अप्रैल 2001, और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर से। अगला है, वर्ष 1986 में राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव ने भारत आगमन के दौरान टिहरी बांध निर्माण हेतु केंद्र सरकार के साथ समझौता किया, ये किस देश से संबंधित थे। तो ये राष्ट्रपति दोस्तों कहाँ के थे, ये थे दोस्तों सोवियत रूस। तो अब रूस सोवियत संघ रूस के थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों जो टिहरी बांध परियोजना है वो शुरुआत में 600 मेगावाट की थी। जब ये भारत में आते हैं राष्ट्रपति रूस के, तो उसके बाद दोस्तों 2400 मेगावाट की क्षमता इसकी हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, ये आपको बताना है यहाँ पर। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों, देहरादून में नहीं करना आपको, ये हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की, दोस्तों ये हुई थी कब, 12 फरवरी 2004, 12 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की, जो कि अल्मोड़ा धारनवाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसको। एक तरफ प्रमुख योजनाएं दी हुई है, एक तरफ उनके वर्ष दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं इन्हें। कुछ भी दोस्तों आ सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना दोस्तों ये 2018 में आई थी, तो 2 ऑप्शन में 4 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों ये सन 2000 में आई थी, तो इसका ऑप्शन अभी तक 2, ये 2 हो सकते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 2018 में आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आई थी, चार धाम ऑल वेदर रोड योजना तो ये 2016 में आई थी, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना दोस्तों ये आई थी 1998 में। फिर यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, आपको ये सन याद रखने की कौन कब कब आया था। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना 2016, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना 1998, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2018, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000, जल्दीबाजी में बोल दिया। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग दोस्तों ये तो बिल्कुल नया ही है, यह है 2018 का। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम बन सकता है कुछ भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फिल्म साहित्यकार व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर आधारित। दोस्तों ये है मेजर निराला। मेजर निराला ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की। तो ये की दोस्तों गणदेश की। गणदेश समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, तो कोटद्वार से। किसने, कृपाराम मिश्र ने। कब निकला था, तो 1926। तो सभी यहाँ पर दोस्तों पॉइंट आपको याद रखने होंगे, एग्जाम में बन सकता है। अगला है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। अगर आपको ग्राम प्रधान
और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य इनका चुनाव लड़ना है, तो पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर सी। ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए 25 वर्ष ये हो जाएगा हमारा, और वोट देने के लिए, मत देने के लिए 18 से ऊपर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। पहले था दोस्तों 33, 2008 तक, फिर ये बन गया 50। तो ये हो जाएगा 2008 में दोस्तों 50% आरक्षण पंचायती राज में तब से महिलाओं के लिए है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता। राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी होते हैं, राजस्व उप निरीक्षक, जब आपने अगर पटवारी का फॉर्म भरा होगा तो राजस्व उप निरीक्षक बन जाएंगे आप, यानी कि पटवारी होता है। तहसीलदार भी दोस्तों तहसील में होता है। अब प्रखंड अधिकारी या कमिश्नर, तो कमिश्नर भी दोस्तों इसमें आएगा। प्रखंड अधिकारी दोस्तों ये इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन ये ब्लॉक में आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा। और राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में कब से लागू हुई थी, तो रैमजे के समय से 1874 से। अगला प्रश्न है, बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है कहाँ। तो बोक्सा जो जाति है, जनजाति है, बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा उधम सिंह नगर में। थारू जनजाति कहाँ, ये भी उधम सिंह नगर में। जौनसारी कहाँ, देहरादून में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उद्गम का चयन कीजिए। रूपकुंड कहाँ है, चमोली में, ये तो सही है। हेमकुंड ये भी चमोली में। खेड़ा ताल उधम सिंह नगर नहीं, ये खीड़ा ताल दोस्तों जो है ये उत्तरकाशी में। खीड़ा ताल कहाँ है, खीड़ा ताल है उत्तरकाशी में। तो ये रूपकुंड चमोली और हेमकुंड चमोली दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ। किसी भी जनपद दोस्तों, जैसे परीक्षा वाणी में शुरुआत में ही दिया हुआ है, बाकी परीक्षा वाणी में दोस्तों जो शुरुआत में जो सारे ऑनलाइन रूप में दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 1, तो उसकी दोस्तों पूरी वीडियो लगभग पूरी 10 घंटे की पूरी मैराथन है, वो मैंने दी हुई है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट पर आकर, उसे जरूर से याद कर लीजिएगा दोस्तों। कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो वहाँ से भी बन ही जाते हैं, उससे भी जरूर से देख लीजिएगा। अगला, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था। तो आपको बताया कि हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था, 1988 में। तो दो ऑप्शन है, तो 28 दिसंबर 1988 को हुआ था हरिद्वार जनपद का गठन। और हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना है, तो 2360 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है हरिद्वार जनपद का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सुरकुंडा देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है। सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ दोस्तों, इसके अलावा कुंजापुरी देवी, और इसके अलावा दोस्तों चंद्रबदनी ये भी दोस्तों सभी हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में ही है। सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ की दोस्तों स्थापना की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने, वैसे इन तीनों की थी, ये भी आपको याद रखना है। और सुरकुंडा देवी दोस्तों जो मंदिर है ये सुरकूट पर्वत पर स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन 1823 की भू व्यवस्था जिसे संवत 1880 में 80 साला बंदोबस्त, ये भी याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था, 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, इसे किसने लागू किया। तो 1823 में दोस्तों कमिश्नर कौन थे, तो ट्रेल थे ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल, डब्ल्यू ट्रेल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये एक बार पूछा भी गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, उत्तराखंड का एकमात्र पत्र जो दलित समाज के उत्थान को प्रेरित करता है। गणदेश, अभी हमने देखा था गणदेश। अभय दोस्तों, अभय होगा या समता होगा, हितैषी होगा। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अभय देहरादून से निकलता था स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा 1922 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा समता दोस्तों 1934 में निकला था मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने की। बद्रीदत्त पांडे, राधा बहन, गौरा देवी या सरला बहन। तो सरला बहन दोस्तों आपको उत्तर नहीं करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राधा बहन ने कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में संबंधित है। तो उत्तराखंड के दोस्तों व्यक्ति हैं डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी, तो अमेरिका में दोस्तों इनका संबंध किससे है, क्या राजनीति में है, सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं, फिल्म निर्माण से इनका संबंध है, या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका क्षेत्र दोस्तों सामाजिक कार्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में योगदान कर सकूं। दोस्तों ये कथन है कर्जन ने दोस्तों ये कहा था, लॉर्ड कर्जन ने। बिल्कुल याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता अर्थ से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आएगा इनमें से? ये होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का वह नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान जो दोस्तों उच्च न्यायालय है ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? ये कलकत्ता, क्योंकि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय दोस्तों अंडमान के भी मामले देखता है। जैसे उत्तराखंड के लिए अलग है, जैसे दोस्तों जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सभी के लिए देखता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, एग्जाम बन सकता है, कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला है, जबरदस्त क्वेश्चन है भी, सरकार या कमीशन की संस्तुति द्वारा, सरकार या कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 263। 352 में ये नहीं करना है, 370 देखिए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो JNDK से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। 352 दोस्तों आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी नहीं। तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 263। और सरकार या कमीशन की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था कब? 28 मई 1990 को। 28 मई 1990 को सरकारिया आयोग की दोस्तों सिफारिश पर या संस्तुति पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 28 मई 1990। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो अनुच्छेद यहाँ पर होगा 263, ये भी आपको याद रखना। जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या निर्वाचन आयोग? जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जो दोस्तों राज्यपाल करता है, बिल्कुल याद रखिएगा। और बिल्कुल सही उत्तर भी यही है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है। जैसे दोस्तों राज्य लोक सेवा, जैसे हमारा यूकेपीएससी है, जैसे और राज्यों में भी है। तो जैसे यूकेपीएससी मान लीजिए आप यहाँ पर, तो यूकेपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? ये हो जाएगा तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो। अगर यूपीएससी के लिए होता तो ये 6-65 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 41वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु दोस्तों पहले हुआ करती थी 60 वर्ष, 60 वर्ष तक हुआ करती थी, 60 से बढ़ाकर कर दी कितनी? 62। तो ये आपको याद रखना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूर्ण हो। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? एक प्रश्न यही बनेगा कि एतमा उद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ये आगरा में। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। ये भी प्रश्न आयोग ने पूछा है। और तो ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था नूरजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी सन 1861 में। बिल्कुल याद रखिएगा, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि दोस्तों एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ो कहते हैं ना, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी आ सकता है, जैसे एनसीईआरटी से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, 1961 में, 1 सितंबर 1961 को। बिल्कुल याद रखना होगा, एग्जाम में दोस्तों बन सकता है ये प्रश्न। अगला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एक तो आपको उत्तराखंड वन विकास निगम बताना है, और ये बताना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और कब हुई थी ये भी आपको बताना है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे
विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार दोस्तों अगर आपने सोचा तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका क्षेत्र हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। ये है कहाँ वैसे? जो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों ये है हैदराबाद में। हैदराबाद, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ है, या फिर इस तरह से आ जाए कि विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है किसे, तो सालार जंग संग्रहालय को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।